पूर्व रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह बहुत खतरनाक आदमी है। एक को मुख्यमंत्री से डरते वरते नहीं है। मतलब मुलायम सिंह यादव से लेकर योगी आदित्यनाथ तक किसी से दबने वाले नहीं है। अखिलेश सरकार में भी बगावत का झंडा उठा लिया था, तो ऐसे इंसान से मिलकर मजा आएगा। प्रज्ञा मिश्रा तो स्टार है। प्रज्ञा मिश्रा को मैं हाथरस से जानता हूँ। आप हाथ लगाएंगे क्या? हाथरस में मैंने उसको जूझते हुए देखा पुलिस के साथ। और जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक दम नहीं लेंगे। हाथरस में उसने एक पीड़ित जो बेटी है उसके लिए लड़ाई लड़ते मैंने देखा उसको। हमारी भी बॉडी को वैसे गुड़िया की तरह पेट्रोल डालकर जला देंगे क्या? रिबेलियस एक एलिमेंट है उसके अंदर। क्या सरकारों से सवाल पूछने वाला बचा है कोई देश में? वो आगे निकल के आ रही है, उसके अंदर थोड़ा जुनून दिखाई दे रहा है। मैंने लिखा था कि ये स्टार फ्यूचर स्टार है। उसको बात बुरी लगती है तो जुबान पे आती है उसकी, उद्वेलित हो जाती है वो। ले मुकदमा दे मुकदमा, पुलिस कोर्ट कचहरी, मतलब सूर्य प्रताप जी ने मुझे थका के रख दिया। इनका उद्देश्य है मुझे दौड़ाना। आप भी ठाकुर, योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर, मतलब एक मयान में दो तलवारें एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं क्या? इनको पसंद नहीं है कोई व्यक्ति बोले, कोई व्यक्ति लिखे। तो मुख्यमंत्रियों से कोई खास दुश्मनी रही है क्या सर आपकी? अखिलेश यादव की मैं मुखर आलोचना करता था, टीवी चैनल्स पे आलोचना करता था। बिल्कुल मुझे याद है। अखिलेश जी ने कहा कि उनके घर सिक्योरिटी भेजो, अगर कुछ हो गया तो मेरे उन्होंने आपको सिक्योरिटी भिजवाई? उन्होंने उल्टा सिक्योरिटी मैंने वापस कर दिया। मैंने हो सकता खुफियागिरी के लिए भेज रहा हूँ। ओके। तो सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन लगे? मैं एनडी तिवारी साहब को बहुत अच्छा मानता हूँ। अच्छा, आपके फेवरेट टीवी न्यूज एंकर कौन है सर राष्ट्रीय मीडिया में? तो सब बिकाऊ है, किसको नाम लूं मैं? बहुत मुश्किल है। ठीक है सर, उत्तर प्रदेश। उल्टा प्रदेश। योगी आदित्यनाथ। संत। पीएम मोदी। नेता। बीजेपी। एक बड़ी पार्टी। अखिलेश यादव। युवा नेता। समाजवादी पार्टी। अच्छा करने की उम्मीद है। सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह तो एक बहुत अदना छोटा सा अस्तित्व का पार्ट है। ये रहे उत्तर प्रदेश की सरकारों के जानी दुश्मन। मजाक कर रही हूँ सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बताइए सर, आप भी ठाकुर, योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर, मतलब एक मयान में दो तलवारें एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं क्या? मतलब काहे बेचारे संत महात्मा प्यारे योगी आदित्यनाथ जी के पीछे पड़े रहते हैं आप? मैं तो किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, और यहाँ कोई जाति किसी का इश्यू नहीं है। देखिए, मैं तो पुरानी सरकार में भी प्रश्न पूछा करता था और गंभीर प्रश्न पूछता था काफ़ी। तो यही सरकार थी जो मेरी पीठ थपथपाती थी। इनको बहुत अच्छा लगता था जब वो पुरानी सरकार की आलोचना करता था, प्रश्न पूछता था सरकार से। आज जब मैं इनसे पूछता हूँ तो इनको बुरा लगता है। 25 साल में 54 तबादले, मतलब आप सर आईएएस थे या ट्रैवलर थे? मतलब आप जिस भी जिले में जाते होंगे बैग तो रेडी रखते होंगे। नहीं, देखो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ। मैं तो जैसा पहले था वैसे आज भी हूँ। बस सरकारें अदली बदली हैं। अब ये तो है नहीं एक ही सरकार ने बदला, सब सरकारों ने बदला। या तो ये है कि व्यवस्था में खामी थी या मेरे में खामी थी। और मेरे में खामी है तो व्यवस्था मुझे बाहर फेंक देती, निकाल के मुझे सस्पेंड कर देते, निलंबित कर देते। मैंने तो सेवानिवृत्ति भी लिया है तो वो स्वेच्छा से लिया है। सिस्टम ने तो बाहर फेंका नहीं मुझे। इसका मतलब सिस्टम मुझे स्वीकार कर रहा था, लेकिन सिस्टम के ऊपर जो बैठा हुए कर्णाधार थे वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। सिस्टम ने तो मुझे स्वीकार किया, लोगों ने प्रेम दिया। जिस जिले में जहाँ तैनात रहा लोगों का असीम प्रेम रहा। हफ्तों तक बाजार बंद हुए, आज की तरह नहीं जो दरोगा कराते हैं। मैं तो वहाँ से भाग के आ जाता था लखनऊ। बाजार बंद रहते, उनको पता रहता था कि बंगले के अंदर ही बंद है वो, तो बंगला ही घेरे रहते थे वो लोग। जी सर, ले मुकदमा दे मुकदमा, पुलिस कोर्ट कचहरी, मतलब सूर्य प्रताप जी आपको तो मतलब ये कोर्ट कचहरी ये सब डेली रूटीन का सर हिस्सा लगने लगा होगा। नहीं, मुझे थका के रख दिया। इनका उद्देश्य है मुझे दौड़ाना। मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ कि मेरे ऊपर 7 मुकदमे हैं, और किस बात के लिए? मैं भी आपको लोकतंत्र की बात कर रहा था। उसका दूसरा स्तंभ है अभिव्यक्ति की आज़ादी। मेरा मुद्दा ही वो है अभिव्यक्ति की आज़ादी। ये सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलना चाहती है। इनको पसंद नहीं है कोई व्यक्ति बोले, कोई व्यक्ति लिखे, लिखने वाले का निब तोड़ना चाहती है।
कोई बोलता है उसके खिलाफ आईटी रेड करा देंगे, अगर टीवी पे बोलेंगे तो। बदायूं में मुलायम सिंह यादव के गढ़ में आपने उनका हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था और यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनको चैन से बैठने नहीं देते। मुझे तो लगता है कि वो मुझे चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्रियों से कोई खास दुश्मनी रही है क्या सर आपकी? देखो, सत्ता के शीर्ष पे कौन है? निर्णय कौन लेता है? निर्णय तो मुख्यमंत्री लेता है ना। तो अगर सरकार की आलोचना होती है तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री की आलोचना हो जाती है। और कई मुख्यमंत्री की आलोचना होती भी नहीं है तो वो स्वयं लेते हैं कि मेरी ही आलोचना है, क्योंकि मुख्यमंत्री समझता है कि सरकार का मतलब मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का मतलब सरकार, जबकि ये नहीं है। सारे मंत्रीगण हैं, उनकी संयुक्त जिम्मेदारी है। जो कैबिनेट है उसमें सबकी जिम्मेदारी है, तो संयुक्त जिम्मेदारी है, कोई मुख्यमंत्री सरकार नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपको अपनी गद्दी दे दे और आपको पहला डिसीजन मुख्यमंत्री जी के लिए ही लेना पड़े तो क्या डिसीजन लेंगे आप? वैसे तो ये जो सवाल है आपका थोड़ा अटपटा है, क्योंकि कोई गद्दी नेता किसी के लिए छोड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो जवाब देने में कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ संत हैं, मठाधीश हैं, उनका स्तर बहुत ऊपर है। मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री का ओहदा बहुत बड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि हम सबसे पहला काम ये होगा कि सबको साथ लेके चलने का। देखिए सर, प्रदेश के लिए नहीं पूछ रही हूँ मैं सिर्फ पूछ रही हूँ योगी जी के लिए क्या करेंगे। मतलब मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि जैसे मुख्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़े तो आप उनको घर में बुला के खाना खिलाएंगे, हार पहनाएंगे, या फिर जैसे आपके ऊपर मुकदमे ला दे गए आप भी मुकदमे ला देंगे, या फिर जो उनके मुकदमे दबा दिए गए हैं वो मुकदमे खुलवाएंगे या जाँच करवाएंगे, क्या करेंगे सर मुख्यमंत्री योगी जी के लिए? आप उनसे पूछिए कुर्सी देंगे क्या? मुझे नहीं देंगे कुर्सी। अगर दे दी सर तो नहीं, मुझे कुर्सी चाहिए ही नहीं ना, मैं कुर्सी के लिए काम ही नहीं करता। लेकिन फिर भी है कि लोगों को साथ जोड़ना, सब उनके लिए क्या भाई, मेरे तो सम्मान उनके लिए है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के लिए सम्मान किसका नहीं है? सबका है। मेरा भी सम्मान है, पद के लिए सम्मान है, व्यक्ति के लिए सम्मान है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पद के साथ में अहंकार आ जाता है और आदमी उस हिसाब से काम करने लगता है, वो थोड़ा बस डाइवर्जन हो जाता है। मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, उस अपॉर्चुनिटी को सबके भलाई के लिए और काम करना चाहिए, और कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं ना कर रहे हैं वो। लेकिन फिर भी ये और अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता तो जरूर करेंगे उसको। सर अच्छा, आपके फेवरेट टीवी न्यूज़ एंकर कौन है सर राष्ट्रीय मीडिया में? टीवी न्यूज़ एंकर? जी सर, मैंने कोट किया सर, राष्ट्रीय मीडिया, नेशनल मीडिया। तो सब बिकाऊ हैं, किसको नाम लूँ मैं? बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, मैं कुछ नाम लूंगी, आपको ना एक शब्द में जवाब देना है, ठीक है सर? उत्तर प्रदेश? उल्टा प्रदेश। योगी आदित्यनाथ? संत। बीएम मोदी? नेता। बीजेपी? एक बड़ी पार्टी। अखिलेश यादव? युवा नेता। समाजवादी पार्टी? अच्छा करने की उम्मीद है। सूर्य प्रताप सिंह? सूर्य प्रताप सिंह तो एक बहुत अदना छोटा सा अस्तित्व का पार्ट है। अच्छा, प्रज्ञा मिश्रा? प्रज्ञा मिश्रा तो स्टार है, अब वो भविष्य के होने वाले स्टार है, वो मेरा आशीर्वाद है। और थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करना चाहिए, और बशर्ते कि वो जो आपकी इनिशियल प्रतिष्ठा है वो सर में न चढ़े, क्योंकि कई बार सर में चढ़ने के बाद फिर गिराव भी बहुत जल्दी होता है। सर, जो ज़मीन से जुड़े रहते हैं वो जड़ों में धंसे रहते हैं सर। अच्छा, एक चीज़ सर, एक सवाल और मेरा सवाल था कि सर आपने मुझे बताया था कि कुछ लोग 10-12 लोग हमेशा आपके घर के सामने खड़े रहते हैं झंडा गाड़े, और आपको उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। तो ये सब मतलब ये सब कैसे हो गया? आप शिकायत करिए सर किसी से। नहीं, आपको कोई लाभ नहीं है उसका करने का। 2 FIR मैंने दर्ज की थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कार्रवाई करूँ तो फिर उन लोगों पर कार्रवाई होगी। वो तो भ्रमित है, लेकिन युवा है, युवा के लिए मैं काम करता हूँ। तो क्या करते हैं, मतलब क्यों आते हैं ऐसे? बस मैं कई बार पकड़ में भी आ जाते हैं मेरे वो। अच्छा। उनसे पूछता हूँ, फिर मेरी जय जयकार करके भी जाते हैं। अच्छा। गुड़ चना भी खा के जाते हैं मेरे यहाँ, चाय भी पी के जाते हैं। मैं पूछता हूँ किसने भगाया आपको, क्यों कर रहे हो? मुझे गाली देने का क्या लाभ है? एक बार तो मैंने उनको पकड़ा, मैंने ये भी कहा कि भाई तुम अगर गाली देते हो और अभद्र शब्द बोलते हो, इतनी जोर से तो बोलो, कम से कम आस पड़ोस के लोगों को पता चला कि यहाँ ये गंदा इंसान रहता है, उस तक आवाज़ तो जानी चाहिए। मेरे तक ये बात बहुत मुश्किल से आ रही है, वो जोर जोर से लगाओ आवाज़, तो फिर वो एम्बेरस भी होते हैं बेचारे। उनको लगता है कि अरे तो सर मैं नहीं, इसने कराया था सर, ये लेके। सर आपको क्या लगता है कि क्यों भ्रमित किए हुए है ना, उनको अच्छा। भ्रमित किया हुआ है ना कि भाई ये व्यक्ति सरकार के खिलाफ है, ये व्यक्ति
मुख्यमंत्री के खिलाफ तो है। सर आप तो हमेशा खिलाफ रहे, मतलब अब तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के तो हमेशा खिलाफ रहे, सच के लिए बोलते रहे, ईमानदारी की मिसाल है, तो अभी कैसे ये क्या कुछ अंतर आ गया है क्या? आप देश में कुछ, उत्तर प्रदेश में कुछ, क्या युवाओं के मन में इस तरीके की चीजें क्या आ गई हैं क्या? देखिए नफरत जैसा? युवा तो मुझे पसंद करता है बहुत, आप जानते हैं पूरे प्रदेश का युवा मुझे पसंद करता है, लेकिन अब वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें लगता है कि डरा के धमका के काम कराया जा सकता अच्छा। है, अपनी बात को मनवाया जा सकता है। लेकिन अब धीमे धीमे ये बदल रहा है, उनको पता चल रहा है कि भाई इससे काम नहीं चलता है, FIR दर्ज करने से भी काम नहीं चलता है, IT की रेड करने से भी काम नहीं चलता है, जिसको जो करना वो करता रहेगा वो। तो अब धीमे धीमे उनको समझ में आने लगी बात। पहले लगता है डर जाएंगे, घुटने पे आ जाएंगे, टिक जाएंगे, अब इन लोगों से गाली दिलवाएं इनको तो और जल्दी समझ में आएगी। एक बार तो मैं एक प्रोग्राम कर रहा था जी। और पोर्टल का कार्यक्रम था, तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा मुझे 2 मिनट का ब्रेक दो, कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं उनसे बात करके आता। अच्छा। तो वो मैं बाहर गया बात करने, चूँकि उसमें आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने एंकर ने मुझसे पूछा कि सर ये क्या आवाज़ आ रही है, इसमें तो बहुत नारे और ये सब चल रहा है। मैंने कहा मैं 1 मिनट बात करके आता हूँ। मैंने ऑफ किया वीडियो अपना, बाहर गया मैं, और बाहर मैंने उनसे पूछा बच्चों से, मैंने क्यों गाली दे रहे हो? बोले अरे सर आप ये करते हैं सरकार के खिलाफ, आप ये बोलते हैं। तो मैंने कहा इतनी जोर से दो कि आस पड़ोस तक पता चले। हमारे साथ जज साहब रहते हैं रिटायर्ड, पर उसमें उनको भी नहीं, बाहर निकल के नहीं आए वो। मैं कहा मैं बैठ खड़ा हूँ, अच्छा मुझे एड्रेस करके खूब जोर जोर से गाली दो। तो फिर उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं सर, आप हमारे लिए काम करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, लेकिन हमें तो भेजा गया है, इस तरह की बात करते हैं। तो मुझे लगता है उस युवा का दोष नहीं है, मैं FIR उसके खिलाफ दर्ज करा दूँ और वो पकड़ जाएँ, तो फिर वो मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा, पिछली सरकारें क्या करती थी अगर आप इस तरीके से बगावत करते थे तो? मतलब कुछ कोई बदला लेना, दुश्मनी जैसा? देखिए मुझे याद है अखिलेश जी की सरकार थी जी, अखिलेश यादव की मैं मुखर आलोचना करता था, टीवी चैनल्स पे आलोचना करता बिल्कुल था, मुझे याद है। और टीवी वाले और चैनल वाले उनको घेरते थे कि देखिए एक आपका, और सर्विस इन सर्विस रहते हुए करता था ना, इन सर्विस रहते हुए मैंने आंदोलन किया वहाँ पे UPSC के सामने जाके। तो अखिलेश जी ने कहा कि उनके घर सिक्योरिटी भेजो, अगर कुछ हो गया तो मेरे ऊपर उन्होंने आपको सिक्योरिटी भिजवाई? उन्होंने उल्टा सिक्योरिटी, मैंने वापस कर दिया। मैंने हो सकता खुफियागिरी के लिए भेज रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं खुफियागिरी के लिए नहीं है, असली है। तो फिर मेरे पास सिक्योरिटी अंत तक रही है, ये तो इस सरकार ने वापस लिया है सिक्योरिटी। तो अच्छा सर, लखनऊ में एक लड़की है प्रज्ञा मिश्रा, उसको कैसे जानते हैं आप? प्रज्ञा मिश्रा को मैं हाथरस से जानता हूँ। हाथरस में मैंने उसको जूझते हुए देखा पुलिस के साथ। हाथरस में उसने एक पीड़ित जो बेटी है उसके लिए लड़ाई लड़ते मैंने देखा उसको, और मुझे आश्चर्य हुआ कि इस देश के अंदर स्टार एंकर्स हैं, फीमेल स्टार एंकर्स हैं जो नेशनल न्यूज़ पे आते हैं, उनमें से कोई नहीं बोल रहा था। और एक मुझे लगता है रस्टिक, जिसमें देहाती भाषा है थोड़ी सी जैसी मेरी है, वो आगे निकल के आ रही है, उसके अंदर थोड़ा जुनून दिखाई दे रहा है। तो तभी मैंने कहा था, और मैंने लिखा भी था अपने ट्विटर पे, जब आपका प्रोग्राम तो उसमें मैंने लिखा था कि ये स्टार, फ्यूचर स्टार है ये एंकर। तो कैसी पत्रकार है सर प्रज्ञा मिश्रा? प्रज्ञा मिश्रा एक लोगों की बात उठा रही है, लोगों के बीच में निडरता से घुस जाती है, और उसको लगता है कि उलझने की शक्ति है उसके अंदर। एक मैं विद्रोह देखता हूँ जैसे मेरे अंदर है, रिबेलियस एक एलिमेंट है उसके अंदर। उसको बात बुरी लगती है तो जुबान पे आती है उसकी, उद्वेलित हो जाती है वो, जैसे मैं होता हूँ। तो मुझे कई बार लगता है कि ये सूर्य प्रताप सिंह का एक उस उम्र का स्वरूप है, मुझे ये लगता है। इतने साल आपने ईमानदारी से नौकरी करी, ईमानदारी की मिसाल कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपकी ईमानदारी के किस्से मशहूर हैं सर। तो इतनी ईमानदारी ने आपको सर इतने सालों में क्या दिया, जिनके लिए आप सर झंडा उठाते हैं वो तो सर अंत में हिंदू ही हो जाएंगे? देखिए ये आपकी अपनी निजी प्राथमिकताएं हैं, इसमें कई बार आप सोचे भी, अब ये मैं अगर बनावटीपन दिखाऊं सोचूं कि अब नहीं, वो संभव नहीं है। वो व्यक्तित्व का पार्ट है आपका, कि आपके अंदर जो एक अंदर छुपा हुआ जो रिबेलियस व्यवस्था के विरुद्ध, समाज में जो घट रहा है उसके विरुद्ध, कि अगर कहीं बलात्कार होता है जैसे आप दिखाती हैं बहुत सी जगह, तो मन झकझोरते, मन में एक ऐसा उद्वेलित होता है कि कुछ बोलूं, और बोलूंगा तो लोगों को खलेगा। भाई हाथरस पे आपने किया, हाथरस पे हम लोगों ने मुखर बोला, लोगों को खला, और मुख्य मुद्दा हाथरस से आरंभ हुआ। उसके बाद तो फिर कोरोना और ये सब चलता रहा, और हम ट्विटर पे लिखते रहे और वो FIR करते रहे, ये सिलसिला आज तक बदस्तूर जारी है। तो ये व्यक्ति
आप स्वयं नहीं करते हो, आपका अंतर मन है, जो अंतर विचार है आपका, वो कराता है आपको। अच्छा सर, आपकी नेताओं से पटरी क्यों नहीं खाती है? मतलब यस सर, जी सर, डन सर, नोटेड सर, जैसे बाकी आईएएस करते हैं, जैसे आपने क्यों नहीं किया? अगर मतलब करते तो किसी आयोग के अध्यक्ष बन जाते, और मतलब सरकारें हमेशा साथ में रहती। आपने हमेशा बगावत करी सरकारों से। नहीं देखो, आयोग का अध्यक्ष बन के मुझे मिलेगा क्या? मैं मुश्किल से इस बड़ी नौकरी के बंधन से मुक्त हुआ हूँ, मुझे अच्छा लगता है, स्वतंत्र हो गया मैं, बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ, किसी की चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है, मुक्त हुआ हूँ। और फिर मैं आयोग में बैठ जाऊँ 5 साल के लिए, वो तो मैं इस सरकार से भी निवेदन करता है, ये भी दे दीजिए मुझे। लेकिन आयोग में अध्यक्ष कोई, मैंने जो पद हासिल किए हैं उनसे बड़ा तो नहीं है, तो मेरे लिए एलिवेशन थोड़ी होगा आयोग का पद। हाँ, घिर जाता मैं 5 साल के लिए, मुझे घोड़ा गाड़ी मिल जाती, मैं बंध जाता कुर्सी से, तो मेरी स्वतंत्रता तो खत्म हो जाती। ये मेरी अपनी प्राथमिकताएं हैं कि पद आपको बांधता है, पद आपकी स्वतंत्रता को छीनता है, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनता है। आप बोलेंगे नहीं, कंडक्ट रूल्स में बन जाएंगे, आप नियम कानून में बन जाएंगे आप, तो वो अपनी निजी प्राथमिकता है एक्चुअली। उसमें मैं भी, अगर मैं आज ये सोच के बैठूं कि मैं ऐसा ना करूं, 2-3 दिन तक नहीं करूंगा, चौथे दिन फिर से आरंभ हो जाएगा, क्योंकि आपका अंतर्मन है, वो आपके अंदर का सोच है। उस सोच को आप दबा सकते हो, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते सोच से। अपने बारे में कुछ बताइए, मतलब लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में कि फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, और आपने आईएएस बनने का सपना कब देखा, कैसे देखा? देखिए, मैंने तो चूँकि पढ़ने में अच्छा था, अच्छी फैमिली से भी था जी, और ये तो सोचा नहीं था कि आईएएस बन जाएंगे, हाँ। ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और मास्टर्स किया, उसके बाद एमफिल किया, फिर पीएचडी करने का चाहत थी कि प्रोफेसर बन जाएंगे कहीं पे। एमफिल करने के बाद प्रोफेसर बना भी सहारनपुर में। वहाँ के बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, तो आईएफएस में हो गया, और 9 डेज की प्रिपरेशन में आईएफएस में हो गया। मुझे लगा कि आईएएस आईपीएस भी हो सकता है। उसके बाद थोड़ा उत्साह बढ़ा, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर आईपीएस में हो गया जी। और फिर आईपीएस अच्छा नहीं लगा, छोड़ा मैंने। मैं आईपीएस में ट्रेनिंग के दौरान, आईएफएस में भी ट्रेनिंग के दौरान छोड़ के आ गया था। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? मुझे लगता था कि मैं अच्छा ही उपयुक्त और भी अच्छा करके देखना चाहता हूँ, हाँ। अपने को आजमाना चाहता हूँ कि मैं और भी कुछ अचीव कर सकता हूँ, या मेरे लिए एंड है करियर का जी। तो वो मैंने चांस लिया, एक हाँ। रिस्क लिया। ये 6 महीने मैंने आईएफएस में देहरादून में था मैं, वो छोड़ के मैं आया, और उसके बाद घर बैठ के तैयारी किया, फिर आईपीएस में हो गया। आईपीएस में उस्ताद ने हमको पनिशमेंट दिया, अच्छा, कि राइफल लेके दौड़ो। ओके। अच्छा, मस्जिद थी नहीं, पढ़ने वाले बच्चे, पेन पेंसिल वाले, तो कहाँ से राइफल को ऊपर उठा के दौड़े। जी। तो मैं था, एक और राजीव लड़का था गाजियाबाद का, बेहोश होकर गिर पड़े। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हमने कहा ये नौकरी हमारे लिए नहीं है, तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ। तो दोनों ने छोड़ा सर? दोनों ने छोड़ा। अच्छा। मैं छोड़ के घर आ गया, और ड्रेस पहन के मैं घर आया। फादर बड़े खुश थे कि ड्रेस में अच्छा लग रहा हूँ। उन्हें नहीं पता था कि ड्रेस खत्म हो चुकी है, अब जाने वाली है। तो जब सर आप छोड़ के आए, तो फिर फादर साहब आपके नाराज हुए होंगे? फादर को ड्रेस बहुत पसंद थी। ओके। रेजिमेंटेशन, चूँकि वो ब्रिटिशर्स के साथ पढ़े थे, हाँ। शिमला में पढ़े थे वो, ओके। तो उनको ये लगता था कि रेजिमेंटेशन और ये सब अच्छा लगता था उनको। तो फिर मैंने ड्रेस उतार के रखा और लुंगी बनियान पहना, गांव में पढ़ा। अच्छा घर था, हवेली थी, सब था, लेकिन लाइट तो थी नहीं, तो लैंप रोशनी में पढ़ते थे, सभी बच्चे पढ़ते थे। और फादर ने कहा बुलंदशहर में रहो, वहाँ बिजली है। लेकिन माँ की याद आती थी। थोड़े दिन रहा वहाँ कमरा लेके, माँ की याद आती, भाग आया। मैंने कहा मुझे माँ के साथ ही पढ़ना है। अच्छा। क्योंकि जब तक रात तक मैं पढ़ता था, माँ मुझे बैठी रहती थी, जगती देखती रहती थी मुझे। तो वो मेरी लिए स्टैंग थी। और उसके बाद फिर मैंने आईएएस दिया 6-7 महीने की तैयारी के बाद। और एग्ज़ाम देने के बाद आईपीएस में वापस चला गया मैं ट्रेनिंग में, और वहाँ उन्होंने मुझे बड़ी मशक्क़त के बाद ज्वाइन कराया कि आपका प्रोबेशन एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि आप 5-6 महीने गायब रहे। मैंने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। और उस दौरान ही मेरा इंटरव्यू हुआ जी। आईएएस का। इंटरव्यू मेरा ख़राब हो गया। पुलिस कमिश्नर के चेयरमैन थे धर्मवीरा साहब, उन्होंने इंटरव्यू लिया। हाँ।
तो मतलब फर्स्ट इंटरव्यू आपका गड़बड़ हो बहुत गया? अच्छा हुआ था, आईपीएस वाला अच्छा हुआ था। अच्छा, आईएएस वाला गड़बड़। आईएएस वाला गड़बड़ हुआ मेरा, क्योंकि मेरी उनसे आर्गुमेंट हो गया था ओके। कि पुलिस में आप घुड़सवारी कराते हो। मैंने कहा अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो जीप होगी, मोटरसाइकिल होगी, सब हो गई। वहाँ पे ही बगावत करी आपने? हम वो भी बगावत एक तरीके की। वहाँ आया तो फिर मैंने कहा मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, अब आईपीएस में रहना पड़ेगा। रिजल्ट आया हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद, मेरी अच्छी पोजीशन आई आईएएस में। इंटरव्यू मार्क्स कम आए पिछली बार से, अच्छी पोजीशन आई और मुझे यूपी कैडर मिला। स्टेट कैडर तभी मिलता है क्योंकि मेरिट अच्छी होती है। तो यूपी में आ गया, भाग्य से सौभाग्य से जैसा भी था। और बदायूं मेरी फर्स्ट कलेक्टर थी। और बदायूं में ही आपने 1982 में आपने ज्वाइन किया था, और 1984 में आपने, जो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो मुलायम सिंह यादव से बगावत कर ली थी। बगावत नहीं तो उनका बड़प्पन देखो आप जी। कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। या। कि जब आचार संहिता लागू हो गई, राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, इलेक्शन अनाउंस हुआ था, मैंने ओएसडी था मैं सेशन साहब का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जब मैं वापस आया था तब स्टेट में आया था, तो मैंने सेशन साहब से फ़ोन करके पूछा कि वो चीफ कमिश्नर थे इसके इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने कहा कि नॉट अलाउड, हेलीकॉप्टर सरकारी अलाउड नहीं है, आचार संहिता लागू हो गई। रैली उनकी पहले से अनाउंस थी। अब हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है जी सर, मुझे मैसेज आ रहे हैं। हाँ। उस वक्त मैसेज बड़ी मुश्किल से 20 से 25 मिनट तक हवा में रहे मुलायम सिंह यादव, उड़ते रहे। उसके बाद मुरादाबाद में हेलीकॉप्टर उतारा उन्होंने। हाँ। और गाड़ी से आए, रैली एड्रेस किया, हम लोग रैली के पीछे थे टेंट में, नीचे उतरे वो, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा सर खाना खाएंगे? बोले तुम कलेक्टर बहुत अच्छे हो, अरहर की दाल और सिरका की मिर्च है क्या? अच्छा। यस, ये फरमाइश की थी उन्होंने। तो मैंने कहा भाई अरहर की दाल तो होगी, सिरका की मिर्च तो आई हैव नो आइडिया। मंगाई गई, उन्होंने खाया खाना। कैन यू इमेजिन, आज की स्थिति के मुख्यमंत्री होते तो मुझे प्रताड़ित कर देते। आपकी पूरी सर्विस में आपको सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन लगे? देखिए, मुख्यमंत्रियों में अब कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन विकास की दृष्टि में अगर देखता हूँ तो मैं एनडी तिवारी साहब को बहुत अच्छा मानता हूँ। अच्छा। जिनके साथ मैंने काम भी किया है। सर उनकी क्या खासियत लगी? उनका विकास का एजेंडा था एक्चुअली। ओके, तो सर विकास की बात तो ये सरकार भी करती है। ये सरकार में दिखावटी है, विकास मुखौटा है सरकार में। जो पूर्व सरकार थी अखिलेश यादव जिनकी मैं आलोचना करता था और उन्हीं की आलोचना करता था। मैंने ये आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, जो आज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस वे है, उसकी भी आलोचना की थी मैंने। हाँ हाँ सर। मैंने कहा था सोने की परत से बनने वाला एक्सप्रेस वे। आप ये फेसबुक पर ये वायरल हुआ था। सर मुझे पता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप हर सरकार से, हर मुख्यमंत्री से हमेशा दुश्मनी लेते चले आए। हाँ, मैंने तो दुश्मनी नहीं ली, मैंने तो अपनी बात रखी। अब उसको उसमें दुश्मनी, लोकतंत्र में अपनी बात रखना, चाहे सर्विस में भी हुआ, लेकिन बहुत बड़ी बात है सर, सरकारी नौकरी करते हुए सरकार से सवाल करना और पूरी अपना मतलब निष्ठा से काम करना, फिर तब भी ईमानदारी की मिसाल बने रहना। आप बताइए कि सरकार ने मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर मैं इसी कंडक्ट रूल का उल्लंघन कर रहा था, मैं किसी भी मिनिस्टर के साथ काम करता तो विनम्र था, दृढ़ था। मंत्री जी मुझे ट्रांसफ़र के ऑर्डर देते थे कि इनका ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं ले लेता था। फाइल भेजता था कि ये करने संभव है, ये संभव नहीं है। मंत्री जी कॉल करते थे, अरे आपने तो किया ही नहीं है। मैंने कहा साहब जो मुझे करना कर दिया, आपको जो करना आप कर दीजिए। आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? मतलब मेरी लव हुई है, इसलिए मैं सबसे पूछती हूँ। देखिए, मैं तो कहूँगा मिक्स्ड है। अच्छा, लव विद अरेंज। हाँ, मिक्स्ड इसलिए क्योंकि मैंने तय कर लिया था, आईएफएस में मैंने तय कर लिया था यहाँ शादी करनी है मुझको। क्योंकि परिवार जान पहचान के थे, देखते थे, मिलते जुलते थे, और तभी तय कर लिया था। और उसके बाद फिर आईपीएस और आईएएस होने के बाद तो आप समझ सकते हो कि इंडिया में फ्यूडल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे शादियों के लिए कैसे मारी मस्ती है। और मैं विनम्र भाव से, रिश्तों की लाइन लग जाती है। प्रधानमंत्री तक आए थे। अच्छा। जब चंद्रशेखर जी थे तो मैंने बहुत विनम्र भाव से मना किया था। मैंने कहा मैं तय कर चुका हूँ, मुझे करनी है और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है जी, तो मैंने मुझे यहीं शादी करनी है। और छोटी चीज़ से प्रभावित हुआ था मैं बहुत, इनके फादर की बहुत छोटी चीज़ से। हाँ। वो सांप सपेरे वो दिखाते ना, सांप दिखाते हैं। तो मेरे जो मौसा जी थे इनके फार्म पे जाते थे, हम भी जाते थे इनके फार्म पे, इटावा में फार्म है औरैया में। तो वहाँ पे मैं गया हुआ था अपने मौसा जी के साथ में। तो सपेरा बीन बजा रहा था, सांप वो कर रहा था, खेल दिखा रहा था। तो ठंडक थी उस वक्त।
तो उन्होंने कहा कि ठंड लगी है क्या? हाँ बाबूजी ठंड लगी है। तो उन्होंने अपनी जैकेट उतार के उसको दे दिया। सपेरे दैट को वाज ए दे- टर्निंग पॉइंट। हाँ मुझे लगा कि ऐसा भी संभव है क्या, कैसा कर सकते हैं। फिर मुझे बाद में बैकग्राउंड पता चला कि लोहिया जी फार्म पे रहते थे। लोहिया जी ने अपना चुनाव भी फार्म पे नहीं के लड़ा था, फर्रुखाबाद जब लड़े थे लोहिया जी। विनोबा भावे जी भी फार्म पर रहे थे और मेरे फादर इन ने विनोबा भावे को पूरी लैंड अपनी भूदान में दे दी थी। बाद में सरकार ने लौट किया वापस इनको जब आंदोलन फेल हो गया। तो अगर उस बैकग्राउंड के साथ कोई है और उसका परिवार का कोई अंग है तो वो तो रेयर कमोडिटी हो गया ना। सही बात। और वो बाद में सच सिद्ध हुआ कि मेरे सुख दुख में सब में साथ है मेरे। इतने झंझावात के बाद भी मेरी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सही बात है। सर आपकी मैरिज की कोई ऐसा यादगार मोमेंट आप बताना चाहें तो? यादगार मोमेंट ये है कि चूंकि नीता के घर में शादी है हाँ जी। तो सर्दियों के समय थे और मैं ट्रेनिंग कर रहा था IAS की। अच्छा। और उसमें तमाम IAS ऑफिसर ट्रेनिंग सब लोग आए हुए थे। फार्म पे गांव में शादी हुई है। तो सोफे पे बैठा रखा था मुझे और पैर छूने का आदत है। हल्दी में हाथ लगाते हैं, पैर छूते हैं। हल्दी में पानी में हाथ लगाएंगे। और सर्दियों में आप समझ सकते हो कि आपके जूते उतरे हुए हैं, मोजे ही हैं, पानी लगा रहे हैं, बार बार आपको छू रहे हैं। तो मैं सो गया सोफे पे अच्छा। और सुबह 4 बजे तक वो छूने का सिलसिला चलता रहा। सुबह फिर मेरे आँख खुली, भाई फेरे वेरे हैं, कुछ टाइम है उसका जो फंक्शन होना है। तो जगाया गया, अरे मैंने कहा ये अनएंडिंग खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अब ये चूंकि कस्टम है आपको फॉलो करना हाँ, पैर पड़ेगा। पूजने की रस्म रस्म रहती है हाँ ना? वो हमारे वेस्टर्न यूपी में नहीं होती इस तरह की। अच्छा। हमारे यहाँ तो गायत्री मंत्र के जाप से शादी हो जाती है। ओके। 7 बार गायत्री मंत्र का जाप होगा, हवन कुंड होगा, उसके चारों तरफ घूमेंगे, शादी का एंड होगी। वैदिक हमारे यहाँ वैदिक उससे नहीं होता है। हमारे यहाँ आर्य समाज प्रथा है ओके। वेस्ट में, उसी में शादी हो जाती है। 10 मिनट में शादी खत्म हो जाती है। यद्यपि आजकल थोड़ा आडंबर होने लगा है। वो सब सीख लिया, फिल्मों से इन सब से सीख लिया। तो आज हमारे साथ थे पूर्व रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह जी, जिनकी ईमानदारी की मिसाल पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। धन्यवाद।